हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 20 डेट को देखा था और प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में आप सभी का स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पढ़ाए होंगे, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, आप सभी ने रिवीजन किया होगा और आज की क्लास में आप सभी पढ़कर आए होंगे। और एक जरूरी सूचना आप सभी को मैं देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 12th बोर्ड का एग्जाम हो चुका है। आज लास्ट पेपर था। तो जो भी आपके छोटे या बड़े भाई हैं, जो आपके सहपाठी, जो आपके दोस्त हैं, यदि वो भारतीय सेना की तैयारी करना चाहता है तो पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी जानते हैं पार्थ एकेडमी ने अपनी ऑफलाइन बैच को स्टार्ट कर दिया है, खासकर भारतीय सेना के लिए। यदि वो तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें यह जरूरी सूचना दे सकते हैं। वगैरह हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की तरफ। और प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में ये वो फाउंडेशन रक्षक बैच जिससे वो पढ़कर 2025 में अपने भारतीय सेना में जाने के अपने सपने को पूरा साकार कर सकते हैं। यदि कोई ऐसे विद्यार्थी आप से परिचित हैं तो आप उन्हें यह जरूरी सूचना दे सकते हैं। बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न जो हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा, सवाल इस प्रकार से यहां पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। और जितने भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं पार्थ के लेवल, फिर लेवल का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। कुछ सवाल वैसे भी इसी प्रैक्टिस सेट में रखे गए जिनका अच्छा लेवल है, कुछ सवाल ऐसे जो बेहद सरल है, जो आप लोगों से बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये वो 15 सवाल है जो आपका जून का फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। इसी तरीके का आप लोगों को एक पेपर सेट वहां पर देखने को मिलेगा, आप जिनकी सहायता से और ऑफलाइन पढ़कर आप सभी को सही कर सकते हैं। और पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय संविधान से निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। बिल्कुल भाग 1 जब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में यदि वर्तमान में हम लोग देखेंगे 22 भाग हमें देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान में अनुसूची अनुसूची कितनी देखने को मिलेगी? तो जवाब हो जाएगा 12 अनुसूची देखने को मिलेगी। यदि हम लोग मूल अनुच्छेद पर बात करेंगे कि मूल अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में, तो मूल अनुच्छेद आप सभी जानते हैं 395 हमें आर्टिकल, यह मूल संविधान देखने को मिलेंगे। मूल संविधान यानी जब आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भारतीय हमारा प्यारा भारतीय संविधान? आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तब हमने 395 आर्टिकल को यहां पर स्वीकार किया था। उसके बाद यदि हम लोग वर्तमान में आर्टिकल की बात करेंगे, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? वर्तमान में यदि हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में अनुच्छेद हमें जो कितने देखने को मिलेंगे, तो आप सभी का जवाब होगा 444 से ज्यादा वर्तमान में एक आर्टिकल हो चुके, क्योंकि सब आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर दिया जाता है, तो उसके तहत उसको जोड़ दिया जाता है। तो अगर इस बिहाफ पर अगर हम देखें तो 444 से ज्यादा हमें भारतीय संविधान में वर्तमान में आर्टिकल देखने को मिलते हैं। क्या भाग 2 में नागरिकता का क्या हमें वर्णन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है। भाग 2 में हमें नागरिकता का वर्णन यहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी अगर सवाल पूछेगा कि नागरिकता, ये जो नागरिकता हमें देखने को मिलती है, नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? अगर सवाल पूछेगा कि नागरिकता पर कानून कौन बनाता है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा हमारी भारतीय पार्लियामेंट यानी संसद बनाती। कौन दोस्तों? यदि सवाल पूछेगा कि नियम कानून या कानून कौन बनाती है, तो संसद बनाती है। और अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि नागरिकता प्रदान कौन करती है, नागरिकता जो है, नागरिकता प्रदान यहां पर किसके द्वारा की जाती है, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। ये बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। क्या भाग 3 जो दे के रखा है भारतीय संविधान का, क्या उसमें राज्य के नीति निर्देशक हमें देखने को मिलेंगे? क्या हमें भाग 3 में डीपीएसपी का प्रावधान देखने को मिलेगा? हम बोलेंगे नहीं, ये हमें भाग 3 में यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। जब आप सभी भारतीय संविधान पढ़ेंगे उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भाग 4 है, भाग 4 में आप सभी को यहां पर नीति निर्देशक तत्व क्या देखने को मिलेंगे? नीति निर्देशक तत्व आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये नीति निर्देशक तत्व आप सभी को भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 36 से तो लगाकर तो 51 तक आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्या भाग 4 में राज्य सरकारें हैं? ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर सुमेलित नहीं है, सॉरी, भाग 6 में हमें राज्य सरकार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यह यहां पर बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि भाग 6 में आप सभी जानते हैं हमें राज्य सरकारों के बारे में यहां पर पढ़ने को मिलता है। अब देखिए हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइएगा भाग 1 पर क्या है, तो हमें हमें जवाब मिला संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अगर आपसे पूछेगा कि भाग 2 में किसका वर्णन है, तो जवाब हो जाएगा नागरिकता। किसका वर्णन देखने को मिलेगा, नागरिकता का वर्णन देखने को मिलेगा। सवाल पूछेगा दोस्तों कि भाग 3 में किसका वर्णन है, तो यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा भाग 3 में जो किसका वर्णन है, तो मूल अधिकार। हमें क्या देखने को मिलेंगे, मूल अधिकार यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर सवाल पूछेगा कि भाग 4 में क्या है दोस्तों, तो भाग 4 में आप सभी जानते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो है तत्व हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये प्रमुख रूप से 4 भाग तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ पर पहले में संघ और राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य क्षेत्र है, ये एक साथ में लिखते हैं हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र को। अगर सवाल पूछेगा दोस्तों कि भाग 5 में किस बात का वर्णन है, तो यहाँ पर केवल संघ है। क्या है दोस्तों, संघ है, आप सभी जानते हैं। भाग 6 में किसका वर्णन होगा, तो यहाँ पर वर्णन है राज्य सरकार का। किसका वर्णन है दोस्तों, राज्य सरकार का वर्णन है। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जब आप लोग जितने भी पार्थ के ऑफलाइन विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर हम लोगों ने संविधान अच्छे तरीके से किया है, तो आपको केवल अब काम है केवल रिवीजन करना। और रिवीजन अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर सवाल आया, तो वो एक भी सवाल आप लोगों का गलत नहीं होगा। चलिएगा बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 2 हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, पूर्ण आयु कितना होना चाहिए। यदि हम लोग बात करेंगे, यदि कोई राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिएगा, तो यहाँ पर 35 वर्ष। कितने वर्ष, 35 वर्ष यहाँ पर आयु होना चाहिए। अगर हम लोग प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की कितनी आयु होना चाहिएगा, तो हम लोग बात करेंगे 25 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों, 25 वर्ष। अगर हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो यहाँ पर 35 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों, 35 वर्ष हमें आयु चाहिए। यदि हमें चाहिए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें कितनी आयु यहाँ पर चाहिए दोस्तों, अगर आप लोग सवाल पूछेगा तो 35 वर्ष की आवश्यकता लगेगी। अगर हमसे पूछेगा कि राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य यदि आप लोगों को बनना है, कितने साल चाहिए दोस्तों, तो 30 वर्ष यहाँ पर आयु चाहिए, 30 वर्ष। अगर पूछेगा कि जो लोकसभा आप बनते हैं, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा 25 वर्ष यहाँ पर लगेगी। अगर आप लोगों को विधायक बनना है, क्या बनना है दोस्तों, यदि आप लोगों को विधायक बनना है, तो विधायक के लिए 25 वर्ष आपकी यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, उम्र चाहिए। अगर आप लोगों को विधान परिषद सदस्य बनना है, विधान परिषद यदि सदस्य बनना है, कितनी आयु चाहिए दोस्तों, तो 30 वर्ष आपकी उम्र चाहिए। विधानसभा के लिए, किसके लिए, विधानसभा के लिए कितनी आयु चाहिए, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष आप सभी की उम्र यहाँ पर होना चाहिए। आपको एक सरपंच बनना है, तो सरपंच बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 21 वर्ष आपको होना चाहिए। यदि आप लोग पार्षद बनना चाहते हैं, तो पार्षद के लिए भी 21 वर्ष यहाँ पर उम्र चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑब्वियसली पार्थ के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को तो याद होगा ही होगा। आप तो नायाब वो हीरो हो जो अब चमकने वाले हो। मैंने फिर कहा है, यदि आप लोगों के कोई दोस्त यदि भारतीय सेना की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें बताओ कि हम लोगों ने बेचेस स्टार्ट कर दिए। क्योंकि बेच स्टार्ट की बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिलेबस को हमने स्टार्ट किया है, तो सिलेबस अब रुकेगा नहीं। क्योंकि 2 महीने अब हमारे पास केवल शेष है, और 2 महीने जितना ज्यादा हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, खासकर ऑफलाइन में, वो हम लोग आप सभी के सामने रहेगा। तो आप उन्हें बोले कि सिलेबस आगे बढ़ रहा है, यदि आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से, बट यहाँ पर चीजें पढ़ने से पहले आप लोगों को याद होना चाहिए चीजें है क्या। अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर अधिकतम आयु पूछता है, जो भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आप सभी जाने उनके लिए 65 वर्ष का प्रावधान है। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के लिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए
62 वर्ष का एज में प्रावधान है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए हमें 35 वर्ष की आयु यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, सवाल रहेंगे कि भाग 3 पर संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया था। तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में 9 दिसंबर और 1946 को हम लोगों को पहली बैठक यहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद में 11 दिसंबर और 1946 को हमें भारतीय संविधान के लिए दूसरी बैठक देखने को मिली। इसके बाद में 13 दिसंबर, ये याद होना चाहिएगा, 13 दिसंबर 1946 को हमें भारतीय संविधान के लिए तीसरी बैठक देखने को मिलती है। इसके बाद 22 दिसंबर आप लोगों को याद होगा, 22 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के लिए चौथी बैठक देखने को मिली। यह हमें भारतीय संविधान में जो 4 प्रमुख है जो हम लोगों को यहाँ पर बैठकें देखने को मिलेगी। पहली बैठक में आप सभी जानते हैं जो अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, जिनका नाम था यहाँ पर सच्चिदानंद जो यहाँ पर ये अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में हुए। सेकंड में जाया जाए तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर स्थायी सदस्य के रूप में बना दिया गया। और जब यहाँ पर सलाहकार भी पूछ लेगा कि सलाहकार कौन बने, तो बी एन राव जो बेनेगल रामाराव साहब को सलाहकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और ये जो तीसरी बैठक थी, इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या पेश किया था दोस्तों, तो यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया। और जो संविधान सभा हम लोगों ने बनाई थी, इसी संविधान सभा में जो चौथी बैठक होती, जो 4th बैठक होती है, इसी संविधान सभा ने इसी को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। तो मैं मान के चलूंगा आप लोगों को सारी बातें याद हुई होगी यहाँ पर। और यहाँ पर सवाल का जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को स्पेशल रूप में तो सारी बातें याद होना चाहिएगा। अब यहाँ पर जो आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त यहाँ पर आपके 29 अगस्त 1947 को आप सभी जानेंगे कि जो यहाँ पर प्रारूप समिति बनी, कौन समिति दोस्तों, जो प्रारूप समिति बनी, ये भारतीय संविधान के को बनाने के लिए प्रारूप समिति जो बनाई गई। और ये जो प्रारूप समिति बनाई गई, इसमें मुख्य रूप से 7 सदस्य, कितने सदस्य शामिल होते हैं? 7 सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन एक इसका अध्यक्ष था। ये 7 में से एक इसका अध्यक्ष बनता है और जिसके अध्यक्ष हमें भीमराव अंबेडकर कौन देखने को मिलेंगे? भीमराव अंबेडकर साहब हमें देखने को मिलेंगे। ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। और बिल्कुल जो हमें भारतीय संविधान देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर वर्तमान में हम लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं, ये भारतीय संविधान आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर ये डेट होगी। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने इसको स्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया। क्या हम लोग इसी भारतीय संविधान को आगे चलकर क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। बाद में फिर हमने 26 जनवरी और 1950 को हम लोगों ने हमारे प्यारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया। और जब भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जब हम लोगों ने लागू कर दिया, इसके लिए हमें भारतीय संविधान में जो अंतिम बैठक देखने को मिली वो 24 जनवरी, वो तारीख याद रखिएगा, 24 जनवरी और 1950 को हमें यहाँ पर अंतिम बैठक, कौन सी बैठक देखने को मिलती है? अंतिम बैठक देखने को मिलेगी। और यही वो अंतिम बैठक थी। इसके बाद हमने तय कर लिया गया कि ये 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो भारतीय संविधान है, जो मूल भारतीय संविधान है, हम लोग उसको लागू कर देंगे। अब ये जो 26 जनवरी को जो आप लोगों को देखने को मिला, यही 26 जनवरी लागू क्यों की गई थी? क्योंकि 26 जनवरी और 1930 को लाहौर में, कहां पर दोस्तों? लाहौर में रावी नदी के तट पर हमने पुण्य स्वाधीनता हम लोगों ने दिवस यहां पर सेलिब्रेट कर लिया गया था। यानी हम लोगों ने अब घोषणा कर दी थी हमारे फ्रीडम फाइटर ने कि अब हम पूरी तरीके से आजाद है। यानी हम बोलेंगे पुण्य स्वराज दिवस के रूप में हम लोगों ने इसके स्वीकार कर लिया था।
तो बाद में ये जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान बनकर तो लागू हो गया था, लेकिन हमने थोड़ा सा इंतजार किया और उसी संविधान को इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को ही हमने भारतीय संविधान लागू किया। और ये जो भारतीय संविधान जो है इसको बनने में कितना समय लगा, 2 साल यहाँ पर 11 महीने, और 11 महीने के बाद में 18 दिन का जो है हमें समय लगा। कितने लाख रुपए खर्च हुए दोस्तों, तो 60 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में खर्च होते हैं। तो मैं मान के चलूंगा ये सारी बातें आप लोगों को याद होगी। अगर इसी तरीके से अगर हमारा प्रवाह रहा पढ़ने का, तो निश्चित बात है कि 2025 में चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, हमसे वर्दी कोई नहीं छीन सकता। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। 1905 में जो हमें बंगाल डिवीजन या बंगाल विभाजन घोषणा के समय निम्नलिखित में से भारत में वाइसराय कौन था। यह बेहद लंबी क्लास हो जाएगी अगर बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे, अगर मैं उस पर चर्चा करने लग गया। बट हमें यहां पर याद होना चाहिएगा कि जब 1905 में बंगाल विभाजन यहां पर देखने को मिला, इसमें पहली बात होगा कि बंगाल विभाजन हुआ कब। ये जो बंगाल विभाजन देखने को मिलेगा, यह बंगाल विभाजन हुआ कब दोस्तों, तो 1905 में हुआ। और ये जो बंगाल विभाजन हमें देखने को मिला, ये बंगाल विभाजन यहाँ पर जो है यह रद्द कब होता है, क्योंकि आगे चलकर यह रद्द भी होगा, तो 1911 में यह रद्द हो जाता है। जब ये बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, उस समय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो था यह भारत में वाइसराय था, और जब यह रद्द किया गया उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत में वाइसराय था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी बना, तो लॉर्ड डलहौजी आप सभी जानते हैं कि ये भारत में हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति लाया गया था। यह जब भारत में इसने रेलवे का जो जनक कहा जाता है, रेलवे का जनक भी इसी को कहा जाता है। भारत में टेलीग्राम लाइन, जो ग्राम जो है, यह लाइन बिछाने का जो काम किसने किया, यही लॉर्ड डलहौजी था। भारत में तार लाइन कौन लाया था, तो तार लाइन भी यही व्यक्ति भारत में लाया था। लॉर्ड केनिन आप सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति के जो समय जो हमें वाइसराय देखने को मिलता है, वह वाइसराय यह लॉर्ड केनिन था। अगर दोस्तों पूछेगा भारत में पहला वाइसराय कौन बनता है, ऑफलाइन वालों को पता होगा कि चीजें क्या चल रही है। वाइसराय कौन बनता, अरे सही भाई साहब, वाइसराय कौन बनता है, तो आप लोगों को याद होगा यह लॉर्ड केनिन ही था। लॉर्ड केनिन ही भारत में वाइसराय यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। लॉर्ड कर्जन के बाद बंगाल के समय काल में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। तो ये बातें आप लोगों को याद होगी अच्छे तरीके से। मैंने ऑफलाइन में आप सभी को जब मॉडर्न इंडिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो हम लोगों ने अच्छा डिप्थ में उसको पढ़ने का प्रयास किया है। सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो नो डाउट आप लोगों को याद होगा कि ये जो है हमें मुख्य रूप से हमारा प्यारा भारत जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो प्यारा भारत जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गलत बन गया है, पर कोई बात नहीं, यह इसकी प्रामाणिकता नहीं है कि यही भारत का मैप है, ठीक है। थोड़ा बहुत इस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो अब भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पास आउट होती है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो होगा हमें मुख्य रूप से यहाँ पर राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान है, राजस्थान के बाद हमें दूसरा राज्य हमें गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात के बाद हमें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद आप सभी जाने छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के बाद हमें झारखंड कौन देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगा। झारखंड के बाद हमें पश्चिम बंगाल, कौन सा राज्य देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हमें त्रिपुरा वैसे होता है पहले, और फिर हम लोगों को त्रिपुरा की मिजोरम बाद में होता है सबसे पहले। तो ये वो भारतीय 8 राज्य हैं। मैं इनको क्रम से लिखने का प्रयास करूंगा। तो देखो
हमें राजस्थान देखने को मिलता है। कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान के बाद हम लोगों को गुजरात, कौन सा देखने को मिलेगा? गुजरात। गुजरात के बाद हमारा प्यारा मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बाद हम लोगों को यहाँ पर झारखंड कौन देखने को मिलेगा? झारखंड। झारखंड के बाद हमारा पश्चिम बंगाल होगा, और इसी पश्चिम बंगाल के बाद आप लोग देखोगे ये जो पश्चिम बंगाल है, इसी पश्चिम बंगाल के बाद हम लोगों को यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है? पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग मान लेंगे मिजोरम है, और मिजोरम के बाद हम लोगों को त्रिपुरा है। कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा हो। 4 और 4 8 हो गए, टोटल 8 भारतीय राज्यों से हमें देखने को मिलेगी। कर्क रेखा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, ये प्रमुख रूप से हम लोगों को यहाँ पर जो है कर्क रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को जो है यहाँ पर याद होगा। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, और इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो भी हम लोगों को खगोलीय पिंड होते हैं, इन्हीं खगोलीय पिंडों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? देखो ऑब्वियसली ये सवाल हमारे टाइपराइटर ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, मैं माफी चाहूंगा। सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज का अगर फर्क पड़ता, वैसे इसका राइट आंसर ग्रह कहा जाता है। मतलब आप सभी जानते हैं लॉट्स अमाउंट में जो हमारा सन है, हमारा सूर्य, उसमें हमें 99.89% हमारे पूरे सौरमंडल का ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिपेंड करता है वो मास पर करता है, वो द्रव्यमान का होगा। जिस किसी आकाशीय पिंड में जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसमें उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये बात आप लोगों को याद होगा। तो हमें ग्रह देखने को मिलेंगे। आप सभी जानते हैं ग्रह सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा यहाँ पर लगाते हुए हमें देखने को मिलेंगे। उपग्रह हमें देखने को मिलेगा। वे हमें आकाशीय पिंड जो हमारे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, हम लोग उन्हें उपग्रह जो बोलते हैं। हमें यहाँ पर शुद्ध ग्रह देखने को मिलेंगे, वे आकाशीय पिंड जो हमें मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखने को मिलेंगे, हम लोग उन्हें शुद्ध ग्रह रहेंगे। और पुष्कल तारा तो आप सभी जानते हैं, खासकर ऑफलाइन वाले में हमने काफी डिप्थ में इसके ऊपर चर्चा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट है। मैं ज्यादा बताऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल नंबर है कि भारत में पहली बार हमें एशियाई खेलों की मेजबानी कब देखने को मिली? अगर हम लोग बात करेंगे भारत की, तो भारत में हमें 1951 में पहली बार मेजबानी हुई थी। यह फर्स्ट टाइम था जब मेजबानी देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो सेकंड टाइम जो हम लोगों को यहाँ पर मेजबानी देखने को मिलेगी, वो कहाँ पर थे दोस्तों? तो ये जो सेकंड टाइम जो मेजबानी देखने को मिली, ये 1982 में 2 बार हम लोगों को एशिया खेलों की मेजबानी हमें देखने को मिलती है। तो पहली बार देखने को मिली थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 8 पर आएंगे। लोसर उत्सव, हालांकि लोसर उत्सव कई राज्यों में मनाया जाता है, खासकर इसे सिक्किम में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखो पंजाब के पर्व की बात करेंगे दोस्तों, गुरु पर्व। कौन सा गुरु पर्व यहाँ पर बात करेंगे? हम लोग लोहड़ी की बात करेंगे। किसकी दोस्तों? लोहड़ी की बात करेंगे। इसके बाद गोवा की अगर हम लोग बात करेंगे, फगुड़ी। कौन दोस्तों? फगुड़ी आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद तरंग मेल, कौन सा हो जाएगा? तरंग मेल, ये आप लोगों को याद होगा। ये आप लोगों को याद होगा। तेलंगाना का जो हो जाएगा वो मेदराम जात्रा। कौन सा हो जाएगा? मेदराम जात्रा होगा। और मेदराम जात्रा के बाद जो हमें तेलंगाना का एक और देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बोनालू। कौन सा देखने को मिलेगा? बोनालू। ये फेस्टिवल आप लोगों को याद होना चाहिए। बट हमारे सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमें देखने को मिलेगा, सिक्किम हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतवर्ष में अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत में महान्यायवादी कौन देखने को वर्तमान में? तो आर वेंकटरमणि रमणी, ये हमें वर्तमान में क्या देखने को मिलेंगे? महान्यायवादी। भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 76 में आप सभी जानते हैं हमें महान्यायवादी देखने को मिलेंगे। यानी जो महान्यायवादी होगा, आप सभी जानते हैं वर्तमान में फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार तो होगी, लेकिन सरकार में जो कानून का सबसे बड़ा जानकार होता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 से चुनकर, जिसको महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, उसका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जो निर्धारित होगा।
तो वह व्यक्ति भारत में महान्यायवादी बनता है। तो हम लोग एक तरीके से ये कहेंगे कि सरकार में रहकर सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है, जो सरकार का पक्ष रखता है हर प्रकार के न्यायालय में, संस्था में, हम लोग उसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्तमान में आर वेंकट रमणी हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा हम लोग सवाल नंबर 10 पर बढ़ेंगे। पोंगल त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो नो डाउट आप सभी को याद होगा, पोंगल त्योहार तमिलनाडु। कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तमिलनाडु में। 4 दिवसीय यह त्योहार है, 4 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल आप सभी जानते हैं कि पोंगल यहां पर है। इसके बाद कभी आप लोगों से उसी साउथ का अगर पूछ लेगा तो ओणम, ओणम कितने दिनों तक है? तो 10 दिनों तक ओणम दिनों तक केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां पर दोस्तों? केरल राज्य में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये खासकर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर डी। पेपर जैसा मैंने सेट किया है, पेपर आप लोगों को जब आप जून के फर्स्ट वीक में भारतीय सेना का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोगों को इसी प्रकार का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? ये सवाल मैंने पहले भी समझाया था, मैं एक बार समय देख लूंगा, ज्यादा तो नहीं हो गया है वरना मैं आप लोगों को इधर पढ़ा ही रहा हूं। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो स्वाभाविक सी बात है, दास प्रथा का अंत अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो अकबर ही लगाना। अब देखो मैं मुगल वंश के बारे में आप लोगों को बता दूं। जो मुगल वंश रहा, आप सभी जानेंगे कि मुगल वंश का जो फाउंडर या संस्थापक रहा, जैसे बाबर रहा है। बाबर के बाद उसी का बेटा राजा बना जिसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं के बाद में आप सभी जानते हैं कि हुमायूं के बाद में अकबर कौन राजा बना दोस्तों? अकबर यहाँ पर राजा बनता है। अकबर के बाद उसी का बेटा जिसका बना जहांगीर, कौन बनता है दोस्तों? जहांगीर बनता है। और जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां कौन बनता है? शाहजहां बनता है। और शाहजहां के बाद कौन बनता है दोस्तों? औरंगजेब। मुख्य रूप से यही शासक हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में भी औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद हमें जहांदर शाह, जहान शाह, हमें फरूख शेर देखने को मिलेगा। उसके बाद रफी उल दौला, रफी उल दरजात देखने को मिलेगा। मोहम्मद शाह देखने को मिलेगा। मोहम्मद शाह के बाद हमें यहाँ पर आप लोगों का आलमगीर द्वितीय यहाँ पर देखने को मिलेगा। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहू सुजा देखने को मिलेगा। और शाहू सुजा के बाद हमें अंतिम रूप से बहादुर शाह जफर, हमें पहले अकबर द्वितीय देखने को मिलेगा। और अकबर द्वितीय के बाद में आप सभी जानते हैं कि हमें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय देखने को मिलेगा। तो एक लंबी लिस्ट है लेकिन यहां तक आप लोग याद करेंगे। बाबर इसी मुगल वंश का संस्थापक के रूप में मुख्य रूप से यहाँ पर जाना गया। तो ये रहा। इनके आगे चलकर जब क्लासेस होगी मैं इनके ऊपर डिप्थ में चर्चा करूंगा। मैं पूरा बता सकता हूं लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे को जो समझाना, लेकिन क्लास का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा है कि आधे घंटे की जीएससी क्लास होगी आप सभी की। 12वें प्रश्न पर आते, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कमान आप पढ़ के जाइएगा। मेरे प्रश्न जो है वो आप हल्के ना ले सकते, बिल्कुल लेवल के अप्रोच आप लोगों को इसी क्रम में देखने को मिलेंगे। आप सभी उधमपुर इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग बात करेंगे। ये तो फिर से वही का वही क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोगों ने देखा था एक मुस्लिम संत जिन्होंने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो बनवाया था आप सभी जानते हैं, इसमें से निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, बाबा फखरुद्दीन या शेख सलीम चिश्ती सलीम के गुरु भी हुए और उन्होंने हमें फतेहपुर सीकरी बनवाया। फतेहपुर सीकरी उस समय जब मुगल शासक जो अकबर हुआ करता था, अकबर ने अपनी राजधानी जो है 1576 में जो है अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो बनवाया था। आप लोगों को याद होगा, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को तो आप लोगों को एटलीस्ट याद होगा। चलिएगा 13वें प्रश्न पर बढ़े, 14वें प्रश्न पर बढ़ेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा भारत में 17 मई कब आया था? 17 मई। और 1498 को वास्को डी गामा ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें एक क्षेत्र देखने को मिलेगा कालीकट। तो कालीकट जो है बंदरगाह पर, ये उस समय बंदरगाह था। ये बंदरगाह कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये केरल में हम लोगों को ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। बंदरगाह पे सबसे पहले आया और यहाँ के राजा हुए जिनका नाम थे राजा जमोरिन। क्या नाम था? राजा जमोरिन थे। तो राजा जमोरिन ने यहाँ पर स्वागत किया वास्को डी गामा।
तो यह एक पुर्तगाली व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? यह एक पुर्तगाली व्यक्ति था, आप लोगों को याद होगा। और इसी के साथ जब वास्को डी गामा भारत आया, उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था यहाँ पर अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर, जो यहाँ पर उस समय मुगल शासक हुआ करता था। तो 1498 में यह व्यक्ति भारत में आता है। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। 15वां प्रश्न है आप सभी का होमवर्क में, आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है मुझे। सवाल इस प्रकार से रहेगा कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दें। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन पुनः एक बात करूंगा, जो भी आपके सहपाठी खासकर ऑफलाइन बेच पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो बेसिक से यदि आप लोग ऑफलाइन जो पढ़ोगे, एक बार सिलेबस समाप्त होगा तो आप लोगों को आर्मी का सिलेबस बहुत सिंपल नजर आएगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से बोर्ड में जितने भी सवाल ला रहा हूं, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे पाओगे। यदि आप लोगों की कोई साथी अगर पढ़ना चाहते हैं, मैं एक बार पुनः उन लोगों को बताऊंगा, ये फाउंडेशन रक्षक बैच स्टार्ट है, तो आप उन्हें इस बैच के बारे में सुझाव दें। अगर आप लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय पार्थ, विजय पार्थ।